यह थी मेरी दो नाम होने की कहानी। नारा ने अपनी बात खत्म कर लंबी सांस ली। आध्या, जो अब तक एकटक नारा को देखते हुए उसकी कहानी सुन रही थी, उसने उससे अचानक से बहुत ही गंभीर होकर कहा, नारा, सोच अगर तेरा नाम सच में करेला रख देते तो। नारा ने लापरवाही से कहा, तो क्या रख देते, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बदलती। क्या? आधे ने चौंकते हुए कहा और पूछा, क्यों? नारा ने उसे समझाते हुए कहा, अरे सिंपल सी बात है, किसी को करेला पसंद नहीं आता तो मुझे चिढ़ाता भी नहीं कोई। आधे ने फिर से पूछा, अरे लेकिन तुम अपना नाम क्यों नहीं बदलती फिर? नारा ने उठकर आधे के सिर पर टपली मारते हुए कहा, क्योंकि मुझे करेला पसंद है, और वो भी कड़वा वाला। जब तक जीभ कड़वी ना हो, करेले खाने का मजा ही नहीं आता, समझी? आधे ने उसकी बात सुनकर अपना सिर खुजाते और मुंह बनाते हुए कहा, यार, तुम कौन से प्लेनेट से आई हो जिसे करेला पसंद है और वो भी कड़वा? नारा वापस आधे के पास आते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे वो चीजें ज्यादा पसंद है जिन्हें लोग बेकार और नापसंद करते हैं, क्योंकि ये साधारण लोग हैं। और नायरा यूनिक, समझी? समझ गई माँ भवानी, आप सच में यूनिक हो। अब चले खाना खाने, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। आधे ने नारा को खींचकर बाहर ले जाते हुए कहा, अरे चल रही हूँ। नारा ने उसके साथ चलते, या कह लोगे कि उसके खींचने की वजह से घिसटते हुए कहा, और दोनों कैंटीन की ओर चली गई। एक बड़ा आलीशान बंगला जिसके बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। ये किसी और का नहीं, राकेश वाड़िया का बंगला था, जिसके अंदर एसीपी सूर्या प्रताप सिंह शेखावत और राकेश वाड़िया से प्रिया के बारे में जानकारी लेने आए थे। सूर्या ने वाड़िया से सवाल किया, मतलब आपको प्रिया के आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था? राकेश वाड़िया ने जवाब दिया, नहीं, प्रिया से इस बारे में मेरी कोई बात ही नहीं हुई। उनकी बात सुनकर सूर्या ने हैरान होकर पूछा, आपने पिछले एक हफ्ते से अपनी बेटी से बात नहीं की? मतलब एक हफ्ते में आपने एक बार भी फोन करने की कोशिश नहीं की? वाड़िया ने उदास होकर कहा, प्रिया की आदत थी, जब वो बात कर लेती थी उसके बाद कई हफ्तों तक बात ही नहीं करती थी, और आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई थी तब हमारा झगड़ा हो गया था। सूर्य ने पूछा, किस बात को लेकर? राकेश वाड़िया बोले, परसों प्रिया का बर्थडे है, मतलब था, और मैं चाहता था कि इस बार वो इंडिया वापस आ जाए, लेकिन वो इंडिया वापस आना ही नहीं चाहती थी, और इसी बात को लेकर मेरे साथ झगड़ा करने लगी और गुस्से से उसने फोन काट दिया। सूर्य ने भवे चढ़ाते हुए पूछा, और आपने दोबारा फोन नहीं किया? राकेश वाड़िया बोले, बहुत बार किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। बस रात को प्रिया का मैसेज आया कि वो कुछ दिनों बाद बात करेगी। अभी उसका मूड सही नहीं है। मैं उसे अच्छे तरह से जानता था, जब तक उसका मूड सही नहीं होता वो बात नहीं करेगी, चाहे मैं कितनी भी बार कॉल करूं। इसलिए मैंने भी उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। फिर मिस्टर वाड़िया ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि। इतना कहकर मिस्टर वाड़िया अपना चेहरा हाथ में छुपाए सिसकने लगे। सूर्य बोला, मैं समझ सकता हूँ सर, आप पर क्या बीत रही होगी, एक जवान बेटी के साथ इस तरह का हादसा। लेकिन आप फिक्र मत करिए सर, बहुत जल्द हम गुनहगारों को सजा दिला देंगे। लेकिन सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सूर्य की बात सुनकर मिस्टर वाडिया सर उठाकर सवालिया नजरों से सूर्या को देखने लगे तो सूर्य बोला, प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो आम नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। वाडिया को एक झटका लगा। क्या? सूर्या आगे बोला, जी सर, और ये सिर्फ प्रिया के साथ नहीं, आज से 2 महीने पहले दो और लड़कियां इसी तरह से इस हादसे का शिकार हुई हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन तीनों लड़कियों की हालत एक जैसी थी। मिस्टर पाड़िया अब भी हैरानी से सूर्या को देखे जा रहे थे। तीनों लड़कियों की आंखें निकाल ली गई थी और उनके कुछ ऑर्गन भी निकाल लिए गए थे। और मुझे लगता है कि ये कोई आम केस नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जिसमें आपकी बेटी भी शिकार हो गई है। मिस्टर वाडिया के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी, और सूर्य की तेज नजर वो देख चुकी थी। सूर्य को कुछ अजीब लगा। आप कैसे भी करके मेरी बेटी के गुनहगारों को सजा दीजिए, और वो भी जल्द से जल्द, मिस्टर वाडिया ने गुस्से में कहा।
सूर्य ने हाँ में सिर हिलाया और घर के बाहर आ गया, जहां मीडिया उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन सूर्य मीडिया को नजरअंदाज करके जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और अपने एक साथी से बोला, समर, इस वाड़िया पर नजर रखो, हो ना हो कुछ तो छुपा रहा है ये। समर बोला, जी सर। फिर वो लोग वहां से निकल गए। इधर हॉस्पिटल में शाम के समय आद्या ने उबकाई लेते हुए कहा, यार आज का दिन तो सच में बहुत बोरिंग था। नारे ने आधे का मुंह बंद करते हुए कहा, मुंह बंद कर ले वरना मैं अंदर चली जाऊंगी। आद्या झल्लाते हुए बोली, क्या? अरे यार, मक्खी घुस जाएगी ऐसा कहते हैं? नायरा अपना सामान इकट्ठा करते हुए बोली, वो क्या है ना आधी, तू जितना मुंह खोल रही है ना उतने में मैं आसानी से अंदर घुस जाऊंगी, समझी? आद्या ने भी सारी रिपोर्ट्स और सामान सही करते हुए कहा, तू और तेरी बातें सच में मेरे दिमाग से परे हैं। नारा कैबिन से बाहर निकलते हुए बोली, चल आज घर चल, पापा पूछ रहे थे तेरे बारे में। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसी वक्त सूर्या केबिन के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से नारा और सूर्या फिर से टकरा गए और रही सही कसर आद्या ने पूरी कर दी। वो भी बिना देखे ही नारे के पीछे बाहर आ रही थी, लेकिन अचानक से हुए इस एक्सीडेंट के कारण वो भी पीछे से नारा से टकरा गई और नारा जाकर सूर्य के सीने से जा लगी। सूर्य इस तरह होने से हड़बड़ा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। नारा ने जब अपने सामने सूर्या को देखा तो उसका गुस्सा फिर से उबाल मारने लगा। वो माथा सहलाते हुए गुस्से में बोली, आप क्या पागल पागल खाने से छूटकर आए हैं जो इस तरह से टकराते फिर रहे हैं? और आपको टकराने के लिए सुबह से मैं ही मिली हूँ क्या? और आप क्या अपनी छाती पर पत्थर बांध कर घूमते हैं? पूरा का पूरा सिर ही हिला दिया। सूर्या उसकी बात सुनकर थोड़ा सख्ती से बोला, एक्सक्यूज मी, टकराई आप हो मुझसे, मैं नहीं। नारा उसे घूरते हुए बोली, ओह रियली? आपकी तो वो बात है कि भंडारे में खाना भी खा लो और बर्तन भी ना साफ करो। क्या क्या क्या? सूर्य को उसकी बात समझ नहीं आई। वो चकराया सा बोला तो नारा आंखें तरेरते हुए बोली, जी मुझे पता है, मेरा सिर फोड़कर आप सुबह का गुस्सा निकाल रहे हैं और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोलना आपको। सूर्य अभी भी नारा की बातों से चकराया हुआ था। वो अपना सिर झटक कर बोला, आपसे तो बात ही करना बेकार है। और ये क्या कह रही थी आप, भंडारा एंड ऑल? नारा गुस्से में बोली, यूनिक चीजों को समझने के लिए भी यूनिक दिमाग होना चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। नारा का गुस्सा अब भी पूरे उबाल पर था। सूर्या उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, आप कहना क्या चाहती हैं कि मेरे पास दिमाग नहीं है? सूर्य को नारा की बात अपनी इंसल्ट लगी थी। नारा अपने हाथ बांध कर बोली, जी बल्कि मुझे तो लगता है। नारा आगे बोलने वाली थी कि मामला बढ़ता देखकर आद्या ने बीच में आते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी में आने के चक्कर में सामने नहीं देखा। और नारा, मेरा मतलब है मैम से टकरा गई और वो आपसे। आद्या ने नारा और सूर्य को देखा। दोनों ने आद्या को देखा। नारा की आंखें आद्या को गुस्से से घूर रही थी, लेकिन सूर्य की आंखें उसे कृतज्ञ भाव से देख रही थी कि शुक्र है आपने इस आफत को चुप करा दिया। वैसे आप यहाँ, मतलब रिपोर्ट्स तो आपको दे दी थी? आद्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि नारा अब भी उसे गुस्से से घूर रही थी। सूर्य बोला, जी कैसे रिलेटेड कुछ बात करनी थी? सूर्य की बात सुनकर नारा चुपचाप कैबिन में जाकर बैठ गई और उसके पीछे पीछे आद्या और सूर्या भी आ गए। चाहे जो हो, नारा अपने काम में पूरी ईमानदार थी। सूर्या अभी भी नारा को घूर रहा था तो नारा खींचते हुए बोली, शादी के लिए लड़की देखने आए हैं? व्हाट? सूर्य ने चौंकते हुए कहा तो नायरा बोली, क्या व्हाट? घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको जबरदस्ती लड़की पसंद करने को कहा गया हो। आप कोई बात बिना बकवास के नहीं कर सकती। सूर्य नायरा की बातों से खींच गया था। नायरा हैरान होकर गुस्से में बोली, मैं बकवास कर रही हूँ? आद्या फिर से झगड़ा बढ़ते देख कर बोली, सर आपको केस के सिलसिले में बात करनी थी। सूर्य बोला, अगर आपकी डॉक्टर बात करे तो ना, लेकिन इन्हें तो भंडारे और शादी से ही फुर्सत नहीं है। इससे पहले कि नारा कुछ कहती, सूर्य ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए आगे कहा, मुझे जानना था कि 2 महीने पहले जिन लड़कियों को यहाँ लाया गया था, क्या उनकी आंखें और ऑर्गन भी यहाँ आने से पहले निकाले गए थे? नारा ने पहले गुस्से से सूर्य को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली,
नहीं, उन लड़कियों का ऑपरेशन काफी समय पहले हुआ था और प्रिया का एक हफ्ते पहले। और अभी तक तो उसके स्टिचेस भी नहीं काटे गए थे और इसी वजह से उसके साथ हुए हादसे में उसके स्टिचेस खुल गए थे। नारा की बात सुनकर सूर्या बोला, ओके, बस यही जानना था। सूर्य ने कहा और उठकर जाने लगा तो नारा पीछे से बोली, लेकिन ये तो रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। नारा की बात सुनकर सूर्या बोला, वो क्या है ना, यहाँ किसी का सिर फोड़ना था मुझे, इसलिए आ गया। इतना कहकर सूर्या जल्दी से बाहर निकल गया और उसकी बात सुनकर नारा ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर दे मारा। आद्या ने नारा को रिलैक्स होने को कहा तो नारा आद्या को घूरती हुई बाहर निकल गई और आद्या पीछे से उसे आवाज देती रह गई, लेकिन जल्दी ही वो भी उसके पीछे बाहर निकल गई। नारा और आद्या घर पहुंच चुके थे, लेकिन पूरे रास्ते नारा ने आद्या से बात नहीं की। जैसे ही नारा अंदर आई फिर से किसी से टकरा गई और उसने झल्लाते हुए कहा, क्या है, आज के सबको मैं ही मिली हूँ टकराने के लिए, पता नहीं आगे है ये बटन। इतना कहकर जब नारा ने सामने देखा तो गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी काका, वह सुबह से मूड खराब था। आई एम रियली सॉरी। नारा जिससे टकराई थी वो घर में काम करने वाले मदन काका थे और नारा ने उनसे इसलिए माफी मांगी क्योंकि गलती भी उसकी थी और मदन काका उम्र में उससे बड़े भी थे। कोई बात नहीं भवानी बिटिया, मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा कॉफी लेकर आता हूँ, मदन काका ने मुस्कुराकर कहा और चले गए। नारा सीधे अपने कमरे में चली गई और फ्रेश होकर ब्रश और कलर्स उठाकर पेंटिंग करने लगी। पेंटिंग करना उसका शौक था और ये शौक गुस्से में ही निकलता था। वो जब भी गुस्से में होती थी और अपना गुस्सा नहीं निकाल पाती थी तो वो अपने मन की बातों को कैनवास पर उतार देती थी और इससे उसके मन को सुकून मिलता था। नारा के जैसे उसके शौक भी यूनिक थे। इसे क्या हुआ? रत्ना जी ने नारा को इतने गुस्से में जाते देखा तो आद्या से पूछा। आद्या कुछ देर चुप रही और सभी लोग मतलब रत्ना जी, विजेंद्र जी, आरव और साधना उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। आद्या ने सभी को देखा और फिर सुबह से लेकर शाम तक सूर्या के नारा के झगड़े के बारे में बता दिया। नारा के झगड़े के बारे में सुनकर रत्ना जी परेशान होते हुए बोली, ये लड़की पता नहीं क्यों हर बार ऐसे पंगे करती है, जब देखो कोई ना कोई कांड करती रहती है। अब बताओ ऐसे भी से उलझने की क्या जरूरत थी? आरव नारा की साइड लेते हुए बोला, लेकिन माँ उन्होंने पहले शुरुआत की। रत्ना जी बोली, तू तो रहने ही दे, तूने ही ज्यादा सिर पर चढ़ाया हुआ है उसे। रत्ना जी ने आरव को डांट दिया तो साधना बोली, माँ लेकिन आरव सही कह रहे हैं, क्या उस एसीपी को दिखता नहीं जो वो उसे बच्ची कह रहा था? और तो और उसे गिराकर सॉरी भी नहीं कहा। साधना ने भी नारा की ही साइड ली। नारा भी सबकी आवाज सुनकर नीचे आते हुए बोली, सही कहा आपने भाभी, वो ना एक नंबर का गधा है। नहीं नहीं, गधे को क्यों बेइज्जत करना, वो तो दानव था दानव। नारा पीछे से साधना के गले में बाहें डालकर खड़ी हो गई। भवानी, हर समय इतना गुस्सा सही नहीं है बेटा, और अगर गलती हो भी गई तो तुम्हें इतना ज्यादा हाइपर होने की क्या जरूरत थी? विजेंद्र जी ने नायरा को अपने पास बिठाते हुए कहा तो नायरा राजेंद्र जी की गोद में सिर रखकर बोली, पप्पा क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं बच्ची नहीं हूँ? और ऊपर से कह रहे थे कि मैं बकवास कर रही हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, जितना उसके बारे में बात करोगे उतना ही गुस्सा आएगा तुम्हें। हम सभी अब चलकर खाना खाते हैं। विजेंद्र जी ने प्यार से नायरा के सिर को सहलाते हुए कहा तो रत्ना जी थोड़े गुस्से से बोली, उसको उसकी गलती मत बताओ, बस प्यार जताते रहो। कहकर वो खाना लगाने चली गई। नारा उनको उससे जाते देखकर बोली, ये माता जी के लिए तुम्हें घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ, कोई वैल्यू ही नहीं है। नारा ने नौटंकी करते हुए कहा तो सभी उसकी बातों पर हंसने लगे। अगर खीकी खीकी हो गया हो तो आकर खाना खा लो सभी। और रत्ना जी ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाते हुए कहा तो विजेंद्र जी धीरे से बोले, चलो इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। सभी मुंह पर हाथ रख कर हंस रहे थे। फिर सब डाइनिंग टेबल पर आ गए और हंसते मुस्कुराते बात करते हुए खाना खाने लगे। इधर सूर्य भी रात में अपने घर पहुंच गया था। माँ माँ कहाँ हो आप? सोने ने घर में आते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरे इतना चिल्ला क्यों रहा है? किचन में थी, सूर्य की माँ ने बाहर आते हुए कहा। सूर्य ने अपनी माँ की गले लगते हुए कहा, ओफो माँ, आपको पता है ना कि जब भी मैं घर में आऊं तो मुझे सबसे पहले आपको देखना है।
पीछे से सूर्य का भाई आते हुए बोला, हाँ भाई को तो भूल ही जाओ। सूर्य उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ छिपकली। इतना कहते ही सूर्य ने अपने भाई को गले से लगा लिया। सूर्य के भाई ने सूर्य से अलग होते हुए अपनी बड़ी माँ से यानी कि सूर्य की माँ से शिकायत करते हुए कहा, बड़ी माँ देखिए ना, भाई मुझे छिपकली कह रहे हैं। आपको मैं किस एंगल से छिपकली लग रहा हूँ? तुम दोनों का तुम ही जानो, मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने। सूर्या तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? सूर्य की माँ ने उन दोनों की इस प्यार भरी नोकझोंक से दूर होते हुए कहा तो सूर्य बोला, नहीं माँ, खाना ही खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। सूर्य ने कहकर अपने छोटे भाई के बाल बिगाड़े और अपने कमरे में चला गया और पीछे से उसका भाई मुंह बनाता ही रह गया। आइए अब जानते हैं सूर्य के और उसके परिवार के बारे में। सूर्य प्रताप सिंह शेखावत दिल्ली के नए एसपी, जिसकी अभी 2 दिन पहले ही पोस्टिंग हुई थी। गोरा रंग, जिम में बनाई हुई बॉडी, काली गहरी आंखें और सलीके से बनाई हुई दाढ़ी, 6 फुट 3 इंच हाइट और बिल्कुल सहज स्वभाव। कुछ गलत होते देखना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। सूर्य की माँ राखी प्रताप सिंह शेखावत अपना घर संभालने के साथ एक मॉल भी संभालती हैं। सूर्य के पिता राज प्रताप सिंह शेखावत एक आर्मी ऑफिसर थे और एक अटैक में वो शहीद हो गए थे। उस वक्त सूर्य केवल 2 साल का था। राखी जी ने दोबारा शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि शादी के लिए रिश्ते नहीं आए, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को किसी भी तरह से सफर करना पड़े, क्योंकि उनका मानना था कि ये जरूरी नहीं कि जिससे वो आगे शादी करेंगी वो उनके बेटे को एक पिता का प्यार ही देगा, और वो सूर्य की जिंदगी में तकलीफ नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने शादी ना करने का फैसला किया और अकेले ही सूर्य को एक पुलिस ऑफिसर बनाया। इसलिए सूर्य अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियों को बुलाकर उसकी जिंदगी को संवारा था। वो चाहती तो शादी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी हम सफर के बिताई। सूर्य के चाचा जी करण प्रताप सिंह शेखावत भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, इसीलिए उनका परिवार सिर्फ उनके भाई का परिवार ही था। सूर्य के पिता के शहीद हो जाने पर उन्होंने ही घर को संभाला था। रिश्तेदारों ने कहा था कि वो राखी जी से ही शादी कर ले, लेकिन उन्होंने राखी जी को हमेशा मां समान ही देखा था, इसलिए उनके लिए ये करना असंभव था। उन्होंने ही अपनी मां समान भाभी की मदद के लिए उन्हें मॉल बनवा कर दिया था, जिसके पैसे राखी जी ने बाद में वापस कर दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके पवित्र रिश्ते पर सवाल उठाए। आखिर में है सूर्य का छोटा चचेरा भाई जयंत प्रताप सिंह शेखावत। सूर्य के चाचा जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जयंत को गोद लिया था। जयंत उनके यहाँ काम करने वाली ड्राइवर प्रकाश का बेटा था, लेकिन हमेशा से उसे घर के एक बेटे जैसे ही प्यार दिया था। जयंत सिर्फ 7 साल का था जब उसके पापा की मौत हो गई थी, और फिर करण जी ने उसे गोद ले लिया था। जयंत को कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो इस घर का बेटा नहीं है, और जयंत भी सभी से बहुत प्यार करता है। जयंत सूर्य से 2 साल ही छोटा है, और वो राखी जी के साथ ही मॉल को संभालता है। सूर्य, जयंत और राखी जी खाने के लिए बैठ गए तो राखी जी ने सूर्य की प्लेट लगाते हुए कहा, आज कैसे घर की याद आ गई तुम्हें? ऐसी बात नहीं है माँ, बस केस में उलझा हुआ हूँ। सूर्य ने राखी जी को अपने पास बैठाते हुए कहा तो जयंत बोला, बड़ी माँ, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं भाई को ड्यूटी ज्वाइन किए हुए, और 2 दिनों बाद आज घर आ रहे हैं। आगे पता नहीं कितने कितने दिनों बाद आया करेंगे। जयंत राखी जी को बढ़ा चढ़ाकर शरारत से सूर्य को देखते हुए बोला तो सूर्य जयंत को घूरते हुए बोला, तू ना आग में घी मत डाल। सही तो कह रहा है, अभी से ये हाल है तो आगे चलकर पता नहीं क्या करेगा तू। मुझे तो लगता है घर का रास्ता ही भूल जाएगा। राखी जी ने जयंत की साइड लेते हुए सूर्य को डांटते हुए कहा, बड़ी माँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भाई की शादी करवा दे तो भाई को घर आना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ही सही। और भाई की उम्र भी हो गई है शादी की, अगर उम्र निकल गई तो फिर लड़की भी नहीं मिलेगी। जयंत फिर से सूर्य को देखकर शरारत से मुस्कुराकर बोला। जयंत की बात सुनकर सूर्य को नायरा की बात याद आ गई। वो क्या है नायरा सीपी साहब, मेरी माता जी कहती हैं जब शादी की उम्र हो जाए 30 तो हो जाता है टाई टाई फेस। ये बात याद आते ही सूर्य हंसने लगा।
और उसे ऐसे बेवजह हंसते देखकर राखी जी और जयंत एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद जब सूर्या कुछ संभला तो जयंत ने पूछा, ऐसा भी क्या कह दिया कि आप इस तरह से पागलों की तरह हंसने लगे? सूर्या अपनी हंसी रोकते हुए बोला, तुम्हारी बात पर नहीं हंस रहा था, मैं तो किसी और की बात याद करके हंस रहा था। राखी जी ने उत्सुकता से पूछा, किसकी बात? राखी जी के पूछने पर सूर्य ने सुबह से लेकर अब तक की उसकी और नारा की मुलाकात और उनके बीच हुई बहस के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर राखी जी और जयंत भी हंसने लगे। जयंत हंसते हुए बोला, मतलब एग्जाम्पल तो देखो, भंडारे में खाना भी खा लिया और बर्तन भी साफ नहीं किए, ऐसे एग्जाम्पल कौन देता है? सूर्य हंसते हुए बोला, वो देती है ऐसे एग्जाम्पल, दिमाग का दही बना देती है। जयंत सूर्या को छेड़ते हुए बोला, वैसे बड़ी माँ, मुझे लगता है कि भाई के लिए ऐसी ही लड़की परफेक्ट होगी जो उनके दिमाग का दही कर दे। जयंत की बात सुनकर सूर्या जल्दी से बोला, क्यों, तुम्हें मैं अच्छी खासी जिंदगी जीता अच्छा नहीं लगता? उससे शादी इस जिंदगी में तो कभी भी नहीं। हाँ वो सुंदर है, लेकिन उसकी बातें और जो पक 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 करती है वो तो बिल्कुल राक्षसी जैसे करती है, राक्षसी जैसे। और मुझे किसी राक्षसी से शादी नहीं करनी, उससे अच्छा मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूं। सूर्य की बात सुनकर राकेश जी और जयंत फिर से हंसने लगे। सूर्या अपनी माँ और भाई के साथ खाना खा रहा था कि समर की कॉल आ गई। सर, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। अचानक समर का इस तरह जल्दी से पुलिस स्टेशन बुलाना उसे कुछ अजीब लगा और उसने कौतूहलवश पूछा, समर, इज एवरीथिंग ओके? सर, केस सॉल्व? समर ने उत्साह से भरकर कहा। सूर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से कहा, व्हाट? सूर्य अपनी जंघे से खड़ा हो गया, मगर कैसे, मतलब? समर जल्दी से बोला, सर आप जल्दी से आ जाइए, आपको सारी बातें फोन पर नहीं समझा सकता। समर ने जल्दी से कहा, ओके आई एम कमिंग। सूर्य ने कहा और जल्दी से कॉल कट कर अपनी रिवॉल्वर उठाई और जाने लगा। सूर्य बेटा, खाना तो खा लेते। राखी जी ने सूर्य को पीछे से कहा तो सूर्य बोला, माँ जाना जरूरी है, जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर सूर्य जल्दी से बाहर निकल गया। कुछ वक्त बाद सूर्य राकेश वाड़िया के बंगले पर था। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे। सर ये तो मर गया, एक हवलदार ने राकेश वाड़िया को चेक करते हुए कहा तो सूर्य अपने साथ आए पुलिस कर्मियों को बोला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और घर की अच्छी से तलाशी लो। और हाँ, ये खबर सुबह से पहले बाहर नहीं जानी चाहिए। दरअसल कुछ समय पहले पुलिस स्टेशन पर एक कुरियर आया था जिसे राकेश वाड़िया ने ही भेजा था। कुरियर के अंदर जो था उसे देखकर समर ने सूर्य को कॉल कर दिया था। सूर्य ने उस लिफाफे में आई हुई फाइल्स को देखा जिनमें उन लोगों के नाम थे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काले धंधे को चला रहे थे। उस लिफाफे में एक सीडी थी जिसमें राकेश वाड़िया ने अपने सारे काले कारनामों को कबूल किया था। उस वीडियो में राकेश वाड़िया ने बताया था कि वो ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनकी ही बेटी इसका शिकार हो जाएगी। इसीलिए वो इस धंधे को छोड़ रहे हैं और अपनी बेटी के गुनहगारों की सजा की शुरुआत वो खुद से करेंगे, क्योंकि प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका भी हाथ था। ये वीडियो देखने के बाद सूर्या अपनी टीम को लेकर राकेश वाड़िया के बंगले पर आ गया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राकेश वाड़िया ने सुसाइड कर लिया था। उधर कहीं और किसी बंगले में एक कमरे में अंधेरा था और उस अंधेरे कमरे में एक साया खिड़की के पास खड़ा चांद को देख रहा था। उसने अपने फोन पर किसी का नंबर निकाला और कॉल किया। फिक्र मत करो, नया नया आया है, जोश तो होगा ही, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ ही जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। फोन के दूसरी तरफ से किसी ने कहा, लेकिन बॉस, मेरे को नहीं लगता कि वो पुलिस वाले का खुजली कम होएगा, बहुत दिमाग चलता है उसका। वो साया बोला, जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ देर शांत रहो, गिद्ध की नजर है उसकी, एक गलती और सब कुछ खत्म, उसने कहा और फोन काट दिया। फिर वो साया फोन पर सूर्य की फोटो देखते हुए बोला, तू कितनी भी कोशिश कर ले मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है मैंने, और तू उसे 1 मिनट में मिट्टी में मिलाने के सपने देख रहा है।
दूर रह मुझसे, वरना तुझे मिट्टी में दफना दूंगा। इतना कहकर उसने अपना फोन फेंक दिया। आगे क्या होगा? सूर्या और नायरा की अगली मुलाकात कैसे होगी? क्या उन दोनों का फिर से झगड़ा होगा या बात थोड़ी आगे बढ़कर दोस्ती तक पहुंच जाएगी? कौन है वो साया जो सूर्या को मारने की बात कर रहा था? क्या सूर्या और नायरा की इस केस की वजह से मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।